और इस बीच बता दें आपको, निजी संपत्ति पर वक्फ का दावा कब कब हुआ है, तो क्या रास्ता है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। वक्फ अधिनियम की धारा 40 में प्रावधान है, आपको बता दें वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर दावे का अधिकार है। मालिक होने के बावजूद किसी को अपनी जमीन बेचने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ सकती है। जिस व्यक्ति की संपत्ति पर वक्फ स्वामित्व का दावा कर रहा है, उसे विरासत में भी मिली जमीन की बिक्री पर वक्फ को किराया देना पड़ सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले तक बोर्ड का ही आदेश आखिरी माना जाएगा। और हमारे साथ शाजिया इल्मी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। शाजिया, आप जवाब देना चाह रही थी, जिस तरह की बातें जवाब साहब करते हुए नजर आ रहे हैं और दानिश कुरैशी भी कर रहे हैं, ये डर बार बार दिखाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि भाई एक तरह से सरकार की मंशा उन जमीनों पर कब्जा करके उन्हें बेचने की है। बिल्कुल, और मैं अब जवाद भाई का और दानिश भाई का जवाब भी देना चाहूंगी। देखिए, बात ये नहीं है कि मेरे बाप दादा ने जमीन छोड़ी है और मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये किसी और के बाप दादा ने जमीन छोड़ी है परोपकार के लिए, गरीबों के लिए, ना कि भू माफिया बनने के लिए। और आप देखिए, सबसे बड़ा रियल एस्टेट ये स्कैम है। इसमें बहुत जरूरी है पारदर्शिता। ना तो इसकी ऑडिट होती है, ना इसका टैक्स होता है। वो जमीन को कौन इस्तेमाल कर रहा है, फ्री होल्ड की तरह से, लीज की तरह से, और किस बेसिस पर, किस तरह से पैसे का जो है आदान प्रदान हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। दरअसल आम मुसलमान, आप तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पे 1500 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा माना गया है। मैं तो बात कर रही हूँ आम गरीब मुसलमान की। आप सोचिए उनकी कितनी कंप्लेंट्स हैं। तो ये तुष्टीकरण मुसलमानों का बिल्कुल नहीं हो रहा वक्फ बोर्ड के जरिए। ये कुछ अमीर और दमनकारी जो मुसलमान परिवार है, सिर्फ उनका हो रहा है। और जो आम मुसलमानों के लिए जो बात करता है और गरीब मुसलमान की जिसको फिक्र है कि तो उसके लिए जरूरी है। सोचिए, इतनी अमीर बॉडी है, करोड़ों से खेल रही है, लेकिन मुसलमान कितना गरीब है। सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है। इससे ज्यादा बात मैं क्या करूँ। बीच में चिल्ला के लगा जवाब साहब, एक मिनट उनको भी बात करने दीजिए। मुसलमानों की हितैषी है तो सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दीजिए। अगर इतने बड़े मुसलमानों के हितैषी बन गए हैं तो सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी में तो साफ जाहिर हुआ कि मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, और वो भी कांग्रेस सरकार ने की है, वही समाजवादी पार्टी ने की है। भाई साहब, आप तो मेरी बात को तस्दीक कर रहे हैं। भाई साहब, आप मेरी बात को सही कह रहे हैं ना कि हालत से अच्छी आदमी चाहते मुसलमान गरीब रहे। आप लोग चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे ताकि आपकी राजनीति चलती रहे। चलिए ठीक है, जवाब साहब ऐसे चीखिए मत, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। एक मिनट मैं बस एक गुजारिश कर रहा हूं, आराम से बोलिएगा तो बहुत अच्छे से आपकी आवाज आएगी। ठीक है, शम्स साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हो रहा है मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों की फिक्र हो रही है। शम्स साहब, मुझे ये बताइए कि आप खुद मुसलमान विरोधी हैं दरअसल। एक मिनट शाजिया, जवाब साहब प्लीज, आप दोनों चुप हो जाएं। शम्स साहब, आप खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वक्फ बोर्ड को ऐसे कौन से पावर्स मिल जाते हैं जिसका मिसयूज आज की तारीख में बड़े पैमाने पर हो रहा है? हमें ये पता है कि किस तरह से अगर कोई जमीन है, विवादित है, या फिर किसी के पास अपनी जमीन के पेपर नहीं है तो वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा दिया, फिर उसके बाद वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई। अब वो सामने वाला तय करता रहे, अपना प्रूफ देता रहे कि नहीं वो जमीन हमारी है। क्या इसका बड़े पैमाने पर मिसयूज हो रहा है आज की तारीख में? हकीकत क्या है, प्रैक्टिकलिटी बताइए। समीर, पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर मुसलमान हैं। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान को सच बोलना चाहिए। अगर मेरे अंदर कमी है तो इसमें झूठ से काम नहीं चलेगा। अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको सच बोलना ही चाहिए। और सच ये है कि इस एक्ट का मिसयूज हुआ है। देहरादून के अंदर आपको जीता जागता एग्जाम्पल मैं उत्तराखंड का बताता हूँ। गड़बड़ी कहाँ होती है कि जब 1984 में सर्वे हुआ, सर्वे में दर्ज कर दिया गया कि ये जमीन वक्फ की है। मेरे यहाँ कावली एक गांव है देहरादून के अंदर, जो उसके अंदर एक कब्रिस्तान सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें क्या करेंगे आप? केंद्र सरकार जवाब साहब, आप क्या सबके बीच में बोलेंगे? आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में बोलने नहीं दूंगा। सुनिए जरा उनको, दिखाई दे रहा है। सुनने का दम भी रखो ना जवाब भाई, सुनने का दम रखो, सुनो। जी शम्स साहब बोलिए। हिसाब किताब होगा तो कीड़े पड़ेंगे। अगर सही से झूठ का साथ दोगे, सच का साथ नहीं दोगे तो ऊपर वाले के यहाँ भी हिसाब देना है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ एक कब्रिस्तान है, कावली कब्रिस्तान।
और वहां पे जो जमींदार वहां के थे वो जमींदार हैं पुंडीर राजपूत हिंदू फैमिली। उनके बड़ों ने ये कहा कि यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम हमारे साथ रहते हैं, कुछ जमीन एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर वो सैकड़ों सालों से अपना कब्रिस्तान चला रहे थे। उसके ऊपर ईमानदारी से कब्रिस्तान था और वहां दफन हो रहे थे। उत्तराखंड बना तो उनके बच्चों ने देखा, बड़ों का डेथ हो गई है कि भाई हमारे बड़ों ने दान तो की नहीं, लेकिन 32 बीघा जमीन वक्फ में दर्ज हो गई। तो उन लोगों ने स्टे लिया कोर्ट में जाके और कहा कि ये जमीन हमारी है, हमारे रिकॉर्ड में हमारी है, हमारे खजरा खतौनी और जो जोत भई है उससे कटी नहीं है, तो जमीन हमारी है। हमारे बड़ों ने दे दी अगर दान तो मौखिक रूप से दी, कागजों में तो नहीं दी। अब दोनों पक्ष साथ बैठे कि आपसी माहौल खराब ना हो, और दोनों पक्षों ने बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज किया कि 20 बीघा जमीन कब्रिस्तान को दे देते हैं और 12 बीघा जमीन जो किसान परिवार है पुंडीर राजपूत उनको दे देते हैं। दोनों लोगों ने अपने अपने एफिडेविट ट्रिब्यूनल में जमा कर दिए। अब कमाल का खेल देखिए यहाँ कि वक्फ बोर्ड आता है बीच में और वक्फ बोर्ड कहता है कि वक्फ बोर्ड को अधिकार नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने का। पिछले 25 सालों से वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा जो दर्ज हो गई एक बार वक्फ बोर्ड में, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बन के आया, जब ये मामला मेरे विशेष संज्ञान में आया तो हमने कहा यार ये तो अन्याय है इन लोगों के साथ भी, और गांव वाले जब दोनों पक्ष दोनों गांव के लोग हैं और आपस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो इसमें कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। इस विषय को लेके हमने CWC से राय मांगी, लीगल राय मांगी, तो हमें एक क्लॉज मिला कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, जब उसका जजमेंट आया तो उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उसमें आई कि जहां जहां डिस्प्यूट है और कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंच सकता है, वहां वहां वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज के लिए आगे आए। हमने उस बात को लेते हुए उस कॉम्प्रोमाइज का मैं बात पूरी कर दूं, उस कॉम्प्रोमाइज को हमने स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल में दिया। अब ट्रिब्यूनल में देख लीजिए कि इसे देने के बावजूद ट्रिब्यूनल में दे दिया, वहां वक्फ का एक आदमी अगर मौजूद नहीं होगा ट्रिब्यूनल का तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। वो कॉम्प्रोमाइज आज तक नहीं हो पा रहा है, वो मामला पिछले 25 सालों से पेंडिंग पड़ा है। हिंदू और मुसलमान दोनों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, किस तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं और संशोधन के बाद ये जो 44 संशोधन किए जा रहे हैं, इस तरह के मामलों के निपटारे में कितनी आसानी होगी, ये शम्स साहब ने हमें समझाया, जो कि खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष